हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम आर्म्स एक्ट के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं सेक्शन 1 से 24A तक के। आप जो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे मेरे प्लेलिस्ट में युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। What is the minimum time gap before commencement of a notification under section 24B subsection 1? सबसे पहले यहाँ हम समझते हैं कि सेक्शन 24B सबसेक्शन 1 क्या बोलता है। तो जो ये सेक्शन है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो किसी डिस्टर्ब एरिया के जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे कोई नोटिफाइड आर्म्स को ले जाने पर प्रोहिबिशन लगा सकता है। सेक्शन 24A बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकता है और वहाँ पे उस एरिया में उस टाइम पीरियड में कोई पर्टिकुलर नोटिफाइड आर्म्स रखने से मना किया गया है। वहाँ पे उस एरिया में मतलब वो आर्म्स नहीं रखा जा सकता है ना, हथियार नहीं रख सकते। लेकिन 24B ये बोलता है कि पब्लिक प्लेस पर आप पर्टिकुलर नोटिफाइड जो आर्म्स है उसको नहीं ले जा सकते, वहाँ तब नहीं, पब्लिक प्लेस पे नहीं रख सकते, ले जा नहीं सकते, इसके लिए प्रोहिबिटेड किया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई एरिया डिस्टर्ब एरिया है और वहाँ के उसके जो बाजार वगैरह, मार्केट है, रोड है, बस स्टैंड है, वहाँ पर नोटिफाइड आर्म्स को ले जाया नहीं जा सकता है। भले ही उसने लाइसेंस के थ्रू ये आर्म्स लिया है, मतलब वैध तरीके से ले रखा है, पर वो फिर भी नहीं ले जाया जा सकता जब तक कि नोटिफाइड पीरियड चल रहा है। ठीक है, इसमें तो यहाँ पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगी, ऑफिशियल गजट लाएगी, तो वहां से जब ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ तो उससे 2 दिन के गैप के बाद ये इन्फोर्समेंट होगा इसका, मतलब तब से ये लागू होगा। अधिसूचना के प्रकाशन के मतलब 2 दिन बाद ये लागू होगी, ये जो नोटिफिकेशन है ये लागू की जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन यही पूछा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम टाइम गैप बिफोर कमेंसमेंट ऑफ अ नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन की कमेंसमेंट से कितने टाइम पीरियड का गैप होगा जो अंडर सेक्शन 24B में, तो 2 दिन का होगा। कि यहाँ पे जब नोटिफिकेशन लाया जाएगा 2 दिन के बाद इसका इन्फोर्समेंट होगा, उसके प्रकाशन के 2 दिन बाद ही ये लागू होगा। तो 2 जो डेज है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। According to section 24B, subsection 1B, the notification period must begin not earlier than the second day after its publication in official gazette. ठीक है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिकेशन के 2 दिन के बाद से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 24B सबसेक्शन 1, व्हाट इज प्रोहिबिटेड इन पब्लिक प्लेसेस ड्यूरिंग द नोटिफाइड पीरियड। तो जो नोटिफाइड पीरियड है तो जब नोटिफाइड पीरियड के अंतर्गत पब्लिक प्लेस पे क्या ले जाने से मना किया गया, क्या रखने से प्रोहिबिट किया गया है। तो यहाँ पे जो हमने देखा है कि अधिसूचित हथियार ले जाना या रखना, केयरिंग और पजेसिंग नोटिफाइड आर्म्स, ये रखने से मना किया गया है। ठीक है, तो सेक्शन 24B सबसेक्शन 1B प्रोहिबिट्स कैरिंग और पजेसिंग नोटिफाइड आर्म्स थ्रू और इन द पब्लिक प्लेस इन अ डिस्टर्ब्ड एरिया। द एम इज टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ आर्म्स ड्यूरिंग पब्लिक unrest. Public place includes any place intended for use by or accessible to public. तो पब्लिक प्लेस में वही होगा जहाँ पे पब्लिक जनरली आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर मतलब पब्लिक एक्सेस करती है ज़्यादातर, तो वो पब्लिक प्लेस माना जाएगा। तो यहाँ पे वो नोटिफाइड जो नोटिफाइड आर्म्स है उसको रखने से मना किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन कंडक्ट सर्च एंड सीजर अंडर सेक्शन 24B सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। तो कौन सा अब क्योंकि नोटिफाई कर दिया है तो यहाँ पर क्या है, सर अगर लगता है कि अगर कोई किसी के पास ये आर्म्स है, कोई पब्लिक प्लेस में लेकर आया है, तो यहाँ सर्च और सीजर किया जा सकता है, सर्च किया जाएगा और अगर मिलता है तो जब्त कर लिया जाएगा। तो ये कौन कर सकता है सॉरी, तो ये ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखे होंगे अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को, तो ये वो लोग यहाँ पर ये काम मतलब तलाशी ले सकते हैं और जब्ती कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट। सेक्शन 24B subsection 1C empowers officer
subordinate to central government or state government as mentioned in the notification to क्या क्या कर सकते हैं, सर्च एनी पर्सन प्रीमाइसेस व्हीकल एनिमल, है ना, ये जो भी है रिसेप्टेकल इन पब्लिक प्लेसेस, और सीज कर सकते हैं एनी नोटिफाइड आर्म्स फाउंड इन पोजेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड, और इस पीरियड में अगर किसी के पोजेशन में ऐसा आर्म्स मिलता है तो उसको सीज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रोहिबिशन अंडर सेक्शन 24B सबसेक्शन 2। अब यहाँ पे कि जो नोटिफिकेशन आया है तो नोटिफिकेशन को कितने दिन तक लागू किया जा सकता है, ये नोटिफिकेशन कब तक चलती रहेगी, है ना, तो ये मैक्सिमम पीरियड इसका दिया है 90 डेज। सेक्शन 24A में भी 90 डेज दिया गया है कि जो नोटिफिकेशन लागू होगी, नोटिफिकेशन लागू होने से वो 90 दिन तक नोटिफिकेशन जारी रहेगी, लेकिन इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है sufficient cause हो तो। As per section 24B subsection 2, the initial notification period shall not exceed 90 days similar to section 24A. It can be extended by further 90 days period if unrest continues, है ना, तो अगर ऐसा डिस्टर्बेंस चालू रहता है ना तो ये नोटिफिकेशन को और आगे 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 25 subsection 1A of the Arms Act, what is the punishment for manufacturing, selling और possessing arms in violation of section 5? क्योंकि हम यहाँ पे अब बोला है कि नहीं रख सकते हैं ना, अब अगर वायलेशन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, ऐसा कोई आर्म जो मना किया गया है सेक्शन 5 के अंतर्गत, तो वायलेशन हुआ तो ये ऑफेंस हुआ, तो इसके लिए क्या पनिशमेंट दी गई है, इसके लिए जो पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 7 years विच में एक्सटेंड टू लाइफ, तो कम 7 वर्ष से कम की नहीं होगी लेकिन आजीवन कारावास तक ये जाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। as person who manufacture any person who manufactures, sells, transfer, test, repairs or possesses arms or ammunition in violation of section 5 without a valid license is punishable with imprisonment not less than 7 years, क्योंकि सेक्शन 5 में बोला है कि जिस व्यक्ति के को ये काम करना है उसको लाइसेंस लेना होगा, अगर वो बिना लाइसेंस के काम करता है तो ये वायलेशन किया सेक्शन 5 का, तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 7 साल तक के, जो कि एक्सटेंड हो सकती है लाइफ तक के लिए, और फाइन भी इसमें देना होगा। तो ये सेक्शन किस पे अप्लाई हो रहा है, टू मैन्युफैक्चरिंग, सेल, रिपेयर, टेस्टिंग और पोजीशन विद इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 5। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 1A फॉर possessing prohibited arms और ammunition इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 7। अब यहाँ पे जो जिसको प्रोहिबिट किया गया है, ऐसे हथियार गोला बारूद को प्रोहिबिट किया गया है और वो रख रहा है फिर भी, तो ये सेक्शन 7 का वायलेशन हुआ, जिनके पास है ना सेक्शन 7 के तहत बोला गया है, तो क्या पनिशमेंट होगी अगर सेक्शन 7 का वायलेशन किया जा रहा है, तो यहाँ पे पनिशमेंट नॉट लेस देन 7 years एंड मे एक्सटेंड टू 14 years, तो 7 साल से कम तो नहीं होगा लेकिन 14 साल तक का इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। जो व्यक्ति धारा 7 का उल्लंघन करते हुए निषिद्ध हथियार या गोला बारूद प्राप्त करता है, अपने पास रखता है या लेकर चलता है, उसे कम से कम 7 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष तक के जेल हो सकती है तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सेक्शन 25 सबसेक्शन 1AB डील्स विथ विच एक्ट, तो किस कार्य से संबंधित है ये सेक्शन, तो ये जो सेक्शन है मतलब 25 1AB जो है ये किसको डील करता है, तो स्नैचिंग फायर आर्म्स फ्रॉम पुलिस और आर्म्ड फोर्स, पुलिस या सेना से हथियार छीनना, इससे रिलेटेड ये एक्ट करता है। ऑप्शन बी इज राइट। तो जो व्यक्ति पुलिस या सशस्त्र बलों से बलपूर्वक हथियार छीनता है उसे कम से कम 10 वर्ष तक की कैद और आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है और साथ में जुर्माना लगाया जा सकता है।
तो सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 ए भी डील करता है कि अगर पुलिस से या किसी आर्म फोर्स से अगर कोई हथियार छीन लिया जाता है तो उसको 10 से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 ए पनिशेस वायलेशन ऑफ नोटिफिकेशन अंडर विच सेक्शन। तो ये किस सेक्शन के अंदर मतलब किस सेक्शन के अंदर पनिश करता है ये, तो ये डील जो करता है 24A और बी, जो डिस्टर्ब एरिया में जो नोटिफाइड आर्म्स है उसको ले जाने से या रखने से पब्लिक प्लेस में, 24B में पब्लिक प्लेस में ले जाने से मना किया गया और 24A में उस ड्यूरेशन में उस प्लेस पे रखने से मना किया गया। ठीक है, तो इससे डील करता है। तो अगर इसका वायलेशन होता है तो सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 ए में इसका पनिश किया जाएगा। जो व्यक्ति धारा 24A या 24B के तहत जारी अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए हथियार रखता है या ले जाता है उसे कम से कम 7 वर्ष की कैद, तो यहाँ इम्प्रिजनमेंट कितना 7 ईयर्स और आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है Under section 25 subsection 1B clause A, what is the punishment for possessing arms without license under section 3? अब कोई ऐसा आर्म्स रख रहा है बिना लाइसेंस के रख रहा है तो उसने सेक्शन 3 का वायलेशन किया है, तो वहां पे उसको कितनी सजा दी जाएगी, तो नॉट लेस देन 2 years एंड अप टू 5 years प्लस फाइन भी देना होगा। ठीक है, तो जो व्यक्ति बिना वैध लाइसेंस के धारा 3 का उल्लंघन करते हुए कोई हथियार रखता है, प्राप्त करता है या लेकर चलता है उसे कम से कम 2 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष की कैद और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। तो ये पूरा जो सेक्शंस चल रहे हैं सेक्शन 25 पनिशमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये अच्छे से इनको ध्यान रखिएगा कि किस चीज में क्या पनिशमेंट दी गई है। सेक्शन 25 सबसेक्शन 1C प्रोवाइड्स फॉर इनहांस पनिशमेंट इन विच एरिया। तो यहाँ पर किस एरिया में इनहांस पनिशमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये डिस्टर्ब्ड एरिया के बारे में जो है मतलब अगर ऑफेंस अगर डिस्टर्ब एरिया में किया जा रहा है तो पनिशमेंट इंक्रीज कर दिया जाएगा यहाँ पे। यदि धारा 25 1 बी के अंतर्गत अपराध किसी अशांत क्षेत्र में किया जाता है तो दंड कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष की कैद तक जुर्माना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पनिशमेंट इंक्रीज हो गई, इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 3 years एंड अप टू 7 years प्लस फाइन, ये देना होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 9 फॉर सेलिब्रेटरी फायरिंग। अगर शादी या सार्वजनिक समारोह में अगर सेलिब्रेट करते हुए फायरिंग कर रहे हैं ना, सेलिब्रेटरी फायरिंग हो रही है तो फिर क्या दंड होगा, है ना। पनिशमेंट ये पूछा है कि लोग खुशी खुशी में फायरिंग करते हैं, है ना, पब्लिक प्लेस में या मतलब मैरिज में या कोई सामूहिक जो समारोह हो रहे हैं उसमें, तो वहां पर कितना फिर इनको पनिशमेंट दिया जाएगा, तो वहां पे इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन अप टू 1 lakh और बोथ ये दिया जा सकता है। तो ये सेक्शन 25 सबसेक्शन 9 में दिया गया है। तो जो व्यक्ति लापरवाही पूर्वक असावधानी से या हर्षोल्लास के लिए शादी, धार्मिक समारोह, सार्वजनिक आयोजन में हथियार का प्रयोग करता है जिससे मानव जीवन को खतरा हो, उसे अधिकतम 2 वर्ष की कैद या 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। Anyone who uses firearms rashly, negligently, or for celebratory gunfire in way that endangers human life or safety shall be punished with imprisonment up to 2 years और फाइन अप टू 1 lakh और बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख तक का फाइन देना पड़ सकता है अगर पब्लिक प्लेस में, मैरिज में, रिलीजियस फंक्शंस में, इसमें अगर कोई ऐसा गन फायर करता है सेलिब्रेटरी वे में तो वहां पे ये जुर्म वायलेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 ऑफ द आर्म्स एक्ट व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर सीक्रेटली वायलेटिंग सेक्शन 3, 4, 10 और 12।
यदि कोई व्यक्ति गुप्त रूप से धारा 3, 4, 10 और 12 का उल्लंघन करता है तो दंड क्या है ना। तो अगर सीक्रेटली छुपा कर अगर ये सब वायलेशन कर रहा है, बिना लाइसेंस के हथियार रख रहा है या फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडेड जो भी है ना, तो वो बिना लाइसेंस के कर रहा है और वो चुपचाप कर रहा है, गुप्त रूप से कर रहा है, तो फिर यहाँ सजा क्या होगी। तो ये सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 में इसमें सजा जो दी गई है, ये सजा है इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 6 मंथ एंड 7 ईयर्स तक बढ़ाया जा सकता है और फाइन दोनों देना होगा। तो एज पर सेक्शन 26 सबसेक्शन 1, if a person secretly violates any provision of section 3, 4, 10 or 12 intending to hide it from public servants or railway airline staff, the punishment is 6 months to 7 years imprisonment and fine। तो इतना ये देना होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 26 सब सेक्शन 2। पहले हमने सब सेक्शन 1 के अंतर्गत देखा था, सब सेक्शन 2 किसको कवर करता है, सेक्शन 5, 6, 7 और 11 जो सीक्रेटली वायलेट कर रहा है इन सेक्शंस के। ठीक है, तो यहाँ पे पनिशमेंट कितनी होगी, यहाँ पे जो पनिशमेंट होगी 5 years to 10 years इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ठीक है, तो सेक्शन 5 में, सेक्शन 5 किस चीज का वायलेशन है, अगर विदाउट लाइसेंस के मैन्युफैक्चर कर रहे, सेल कर रहे हैं आर्म्स का। ठीक है, फिर सेक्शन 6 जो बोलता है उसमें अगर कोई इमिटेशन फायर आर्म्स है उसको कन्वर्जन कर रहे हैं असली में, ठीक है, या फिर शॉर्टनिंग कर रहे हैं गन का, तो यहाँ पे उस चीज के लिए मना किया गया, उसके लिए लाइसेंस लगेगा। या फिर जो प्रोहिबिटेड जो आर्म्स है जिसको है ना उसका सेल कर रहे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे या परचेज कर रहे, एक्विजिशन कर रहे हैं, तो सेक्शन 7 में इसको मनाही किया गया है। और सेक्शन 11 में अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोहिबिटेड आर्म्स का, ठीक है, वहां पे उसको प्रोहिबिट किया गया है, पर सर्टेन मतलब जो आर्म्स है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इन सब का वायलेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए पनिशमेंट जो है सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 में दी गई है, जो कि 5 साल से 10 साल तक के लिए इम्प्रिजनमेंट है और फाइन दिया गया है। और अगर ऊपर जो सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 जो कवर करता है सेक्शन 3, 4, 10, 12, तो सेक्शन 3 में जो है कि मतलब किसी फायर आर्म्स का पोजेशन लेना है या एक्विजिशन करना है तो वहाँ लाइसेंस लगेगा, तो सेक्शन 3 इसके बारे में डील करता है। सेक्शन 4 में अगर बोला है कि किसी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन, जो सर्टेन केसेस में स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन दिया किसी आर्म्स का, ऐसे आर्म्स को रखता है, एक्विजिशन कर रहा है, तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए, तो सेक्शन 4 में बोला गया है। और सेक्शन 10 में है कि सेक्शन 10 और 12 जो है, सेक्शन 10 में बोला गया है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है अगर आर्म्स का तो उसके लिए लाइसेंस लगेंगे, तो लाइसेंस नहीं लिया है तो उसका वायलेशन कर रहे हैं। ठीक है, और 12 में जो हो जाएगा कि अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कोई प्रोहिबिटेड या रेस्ट्रिक्टेड जो आर्म्स किया है उसका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर इनका वायलेशन कर रहे हैं तो पनिशमेंट 26 सबसेक्शन 1 में दिया गया है। और इसके अलावा जो सेक्शन है उसका पनिशमेंट 26 सबसेक्शन 2 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, using prohibited arms resulting in the death of another person attracts what punishment under section 27 subsection 3। ठीक है, तो कोई व्यक्ति प्रतिबंधित हथियार का उपयोग कर रहा है और जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो सेक्शन 27 सबसेक्शन 3 में क्या दंड दिया गया है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है, उसकी जो पनिशमेंट है यही लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ प्लस फाइन, ये दोनों देना होगा। चलिए नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 28 व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर यूजिंग अ फायर आर्म और इमिटेशन फायर आर्म टू रेसिस्ट अरेस्ट। तो धारा 28 के अंतर्गत गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या कर रहा है वो, अग्नेय अस्त्र या नकली अग्नेय अस्त्र का प्रयोग कर रहा है, तो फिर क्या पनिशमेंट होगी, तो उसके लिए जो पनिशमेंट दी गई है अप टू 7 years इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन के लिए बोला गया है। नेक्स्ट है, buying a firearm from a unlicensed person knowingly is punishable under which section। मतलब जान करके कोई बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति से हथियार खरीद रहा है तो किस सेक्शन के अंतर्गत पनिश किया जाएगा, तो सेक्शन 29 के अंतर्गत ये पनिश किया जाएगा।
तो सेक्शन 29 सबसेक्शन ए, बाइंग फ्रॉम अ पर्सन नोइंग ही हैज नो लाइसेंस, और बी क्लॉज बोलता है गिविंग अ वेपन टू समवन नॉट एंटाइटल्ड टू हैव इट, जिसको रखने का कोई अधिकार नहीं उसको दिया गया है, तो पनिशमेंट होगा अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। बेसिकली ना आपको इम्प्रिजनमेंट तो ये इतने याद नहीं रह पाएंगे, लेकिन सेक्शन जरूर ध्यान रखिएगा कि किस चीज के लिए कहाँ पे, मतलब किस सेक्शन में पनिशमेंट किया गया है, तो इस चीज को अच्छे से याद रखना। अंडर सेक्शन 30 वायलेशन ऑफ एनी लाइसेंस कंडीशन इज पनिशेबल विथ, तो धारा 30 के अंतर्गत लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन करने पे अगर जो कंडीशन दे रखी है उसका वायलेशन कर रहे हैं तो फिर क्या कहाँ पे पनिशमेंट है, तो अप टू 6 months और 2000 फाइन और बोथ, ये दोनों दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस अगेन आफ्टर कन्विक्शन अंडर दिस एक्ट व्हाट हैपन, अब अगर कोई पर्सन को ऑलरेडी इस एक्ट के तहत ऑफेंस करने पर कन्विक्ट कर लिया गया और वो फिर से अपराध कर रहा है तो फिर क्या होगा, तो फिर से क्या होगा, डबल द पनिशमेंट फॉर द लेटर ऑफेंस। ठीक है, तो फिर सेक्शन 31 में ये बोला है कि उसके जो रिपीट करता ऑफेंस को तो डबल पेनल्टी हो जाएगी ऑफ द सेकेंड ऑफेंस। ठीक है, नेक्स्ट है, विच सेक्शन गिव्स द कोर्ट पावर टू कॉन्फिस्केट आर्म्स और व्हीकल्स यूज्ड इन ऑफेंस, तो किस धारा में न्यायालय को अपराध में प्रयुक्त हथियार या वाहन को जब्त करने की शक्ति दी गई है, तो ये किस सेक्शन में बोला गया, सेक्शन 32 में इस बारे में बोला गया। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 33 हु इज हेल्ड गिल्टी इफ अ कंपनी कमिट्स एन ऑफेंस अंडर द आर्म्स एक्ट, अब अगर धारा 33 के अंतर्गत बोला है कोई कंपनी अपराध करती है तो कौन दोषी माना जाएगा, तो यहाँ कंपनी और पर्सन इंचार्ज ये दोनों दोषी माने जाएंगे जब तक कि उसने ये प्रूफ नहीं कर दिया हो कि ये उसके ड्यू डिलिजेंस रखा था या उसके विदाउट हिज नॉलेज में हुआ था। ठीक है, और अगर कोई पर्सन कंसेंट करता है इस चीज के लिए या निग्लिजेंस करता है अगर डायरेक्टर और मैनेजर, तो वो भी लाइबल माने जाएंगे, सेक्शन 33 सबसेक्शन 2 में बोला है। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आर्म्स एक्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड बिफोर डिपॉजिटिंग आर्म्स और एम्यूनिशन इन अ लाइसेंस वेयरहाउस, तो धारा 34 के अंतर्गत किसी लाइसेंस प्राप्त गोदाम में हथियार या गोला बारूद रखने से पहले क्या आवश्यक है ना, तो अगर लाइसेंस वाला जो गोदाम है उसमें अगर ये रखना चाह रहे हैं तो क्या होगा, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें पहले कंसेंट लगेगी, सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पहले प्रायर अप्रूवल सैंक्शन लेना होगा तब जाके ये रख सकते हैं। So section 34 clearly state that no arms or ammunition can be deposited in any warehouse licensed under section 58 of the custom, जो कस्टम एक्ट के तहत जो लाइसेंस प्राप्त है ना, ऐसे वेयर हाउस में रखने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन लेना जरूरी है। ठीक है, तो कौन सा वेयर हाउस होगा, जो कस्टम एक्ट में सेक्शन 58 के तहत लाइसेंस लिया है, ऐसे वेयर हाउस में भी रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। नेक्स्ट है, यदि किसी स्थान पर जहां कई लोग संयुक्त रूप से नियंत्रण रखते हैं हथियार या गोला बारूद पाया जाता है तो कौन दोषी होगा। ठीक है, तो इफ आर्म्स आर फाउंड इन अ प्लेस अंडर जॉइंट कंट्रोल ऑफ सेवरल पर्सन हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अंडर सेक्शन 35, तो यहाँ कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एवरी पर्सन अवेयर ऑफ आर्म्स बीइंग देयर, जिसको पता है कि यहाँ पर आर्म्स रखे गए वो सब यहाँ पे लाइबल होंगे। यह धारा ये मानती है कि यदि किसी स्थान पर कई लोग रहते हैं और उनमें से किसी को हथियार की जानकारी थी तो वह भी अपराधी माना जाएगा। If arms or ammunition are found in a premises, vehicle or place under joint occupation or control, the every person who was aware of this their existence is presumed guilty unless proven otherwise, जब तक कि वो कुछ और प्रूव नहीं कर देता तब तक यही माना जाएगा गिल्टी, उसके प्रिज्यूम की जाएगी कि वो उसके बारे में जानता है और वो भी यहाँ पे बराबर का अपराधी होगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब नोइंगली नॉलेज होना जरूरी है। तो ये सेक्शन अप्लाई किस पे होता है, जहाँ पर जॉइंटली लिया गया है, जॉइंट में जॉइंट ऑक्यूपेशन या कंट्रोल है और जिसके बारे में अवेयर है, नॉलेज है, वहां पे लागू होगा।
नेक्स्ट है, what does section 36 subsection 1 of the Arms Act requires from every person aware of an offense? तो धारा 36 के तहत अपराध की जानकारी रखने वाले व्यक्ति से क्या अपेक्षित है? अगर जिसके पास ऐसी जानकारी है सॉरी, टू इन्फॉर्म नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट, तो उससे क्या अपेक्षा की जाएगी कि वो इसके इंफॉर्मेशन दे नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को और मजिस्ट्रेट को। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 clause A, arrest and search under the Arms Act must follow provision of which laws? तो अगर अरेस्ट कर रहे हैं तो किस लॉ को, तो यहाँ पे जो लॉ एप्लीकेबल होगा जो सीआरपीसी है उसके जो जिसमें प्रोसीजर दी है उसको फॉलो करना होगा। व्हाट टाइप ऑफ ऑफेंस आर अंडर द आर्म्स एक्ट एज पर सेक्शन 38? तो अब अगर इसमें कोई ऑफेंसेस हो रहा है तो वो किस टाइप के होंगे, तो वो कॉग्निजेबल होंगे, है ना। तो ये सेक्शन 38 में बताया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है इसमें। ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट आर कॉग्निजेबल विद इन द मीनिंग ऑफ सीआरपीसी, मतलब अरेस्ट विदाउट वारंट होगा यहाँ पे, कॉग्निजेबल मतलब। बिफोर प्रोसिक्यूटिंग एनी पर्सन अंडर सेक्शन 3 ऑफ द आर्म्स एक्ट हुज प्रायर सैंक्शन इज नेसेसरी, धारा 3 के तहत किसी व्यक्ति के अभियोजन से पहले किसकी अनुमति आवश्यक होगी, तो यहाँ पे जो परमिशन लेनी होगी वो जिला मजिस्ट्रेट की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की लेनी होगी, है ना। ट्रायल से पहले सैंक्शन लेना जरूरी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोटेक्शन डज सेक्शन 40 प्रोवाइड्स? तो धारा 40 कौन सी सुरक्षा प्रदान करता है? तो यहाँ पे जो प्रोटेक्शन दी है, जो भी ऑफिसर्स है गुड फेथ में अगर काम करते हैं तो उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई, मतलब उन पर कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी, ठीक है। तो प्रोटेक्शन फॉर एक्ट डन इन गुड फेथ, सद्भावना से किए गए कार्यों की सुरक्षा दी गई। तो सेक्शन 14 में बोला नो लीगल प्रोसीडिंग लाइज अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एक्ट डन इन गुड फेथ अंडर दिस एक्ट, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, ऑनेस्ट एक्शन को यहाँ पे लॉ के तहत प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है, और लीगल प्रोसेस का मिसयूज को प्रिवेंट किया गया है। नेक्स्ट है, who has the power to exempt a person or arms from the operation of the act under section 41? धारा 41 के अंतर्गत अधिनियम से छूट देने की शक्ति किसके पास है? तो क्योंकि रूल्स बनाने के लिए और सारे प्रोहिबिशन लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास है, तो यहाँ पे जो एग्जम्पशन भी दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाएगा। सेक्शन 41, सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जम्प्ट एनी पर्सन क्लास एरिया और आर्म्स बाय नोटिफिकेशन इन द गेजेट इफ रिक्वायर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है तो वो कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सेक्शन 42 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डू? तो केंद्र सरकार को क्या करने का अधिकार है धारा 42 के तहत? तो वो क्या कर सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, कंडक्ट सेंसस ऑफ फायर आर्म्स, हथियारों की जनगणना कर सकता है वो, ठीक है, नोटिफिकेशन के थ्रू ये चीज लाके सेक्शन 42 में बोला गया। अंडर सेक्शन 43 द सेंट्रल गवर्नमेंट में डेलीगेट इट्स पावर टू, तो किसको कर सकते हैं, अपने सबऑर्डिनेट को कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसर और स्टेट गवर्नमेंट को ये डेलीगेट कर सकते हैं सेक्शन 43 के तहत। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के तहत जो भी काम करवाना चाह रहे हैं तो वो डेलीगेट किया जा सकता है, पर एक्सक्लूड पावर करता है सेक्शन 41 और 44 के तहत जो पावर दी गई है वो चीज डेलीगेट नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो सेक्शन 41 में क्या दिया गया है कि किसी को भी एग्जाम करने से के लिए पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, ये डेलीगेट नहीं होगा। और सेक्शन 44 में रूल्स बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो इन दो चीज में वो सबऑर्डिनेट को नहीं दे सकती है सेक्शन 43 के तहत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन मेक रूल्स टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ द आर्म्स एक्ट? तो कौन बना सकता है रूल्स? सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है, सेक्शन 44 के तहत बोला गया है। सेक्शन 44 में बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फ्रेम डिटेल रूल्स वाया ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन, ठीक है, तो इसमें रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 45 ऑफ द आर्म्स एक्ट। तो धारा 45 के अंतर्गत कौन सा अधिनियम निम्नलिखित में से कौन अधिनियम से मुक्त है, तो किसको एक्ट नहीं लगेगा। तो ये वेपन ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट, विमान में मौजूद हथियार, आर्म्स हेल्ड बाय एनसीसी, है ना, आर्मी के जो टेरिटोरियल आर्मी के हथियार जो है वो, पुराने अनुपयोगी हथियार, एंटीक और डिसरिपेयर वेपन्स, इन सबको मतलब ऑल ऑफ द अबव, इन सबको सेक्शन 45 के तहत ये एक्ट से नहीं लगेगा, एग्जम्पशन मिली गई है। तो एक्ट नॉट अप्लाइज टू किस किस पे नहीं लग रहा है, आर्म्स ऑन शिप्स और एयरक्राफ्ट, इस पर अगर रखे गए तो उस पर नहीं लगेगा। आर्म्स यूज्ड बाय गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्स के द्वारा, एनसीसी और टीए। एब्सोल्यूट जो पुराने हो गए, डैमेज वेपन्स है, माइनर पार्ट नॉट यूजेबल एज फायर आर्म्स, अगर ऐसी चीजें है तो इसको एग्जम्पशन दी गई इस एक्ट से। चलिए नेक्स्ट है विच प्रीवियस एक्ट वाज रिपील्ड बाय सेक्शन 46 ऑफ द आर्म्स एक्ट। इस एक्ट के आने से कौन सा एक्ट को रिपील किया गया था, तो इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 को रिपील किया गया है, सेक्शन 46, मतलब इस एक्ट को रिपील करके आर्म्स एक्ट लाया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ हमारा ये एक्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लॉ के साथ आते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।